लखनऊ विश्वविद्यालय के में पढ़ाते हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। रविकांत जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगा, क्या नैतिक रूप से अब विपक्ष ये आरोप लगा सकता है कि मंत्री के बेटे ने जो किया, उसे मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? बीजेपी कहेगी कि जनता की अदालत ने हमें बरी कर दिया, देखिए लखीमपुर में हमें रिकॉर्ड वोटों से जिता दिया, तो अब इन मुद्दों का कोई दम नहीं बचा है। इस तरह की बातें आएँगी, कानून अपना काम करता रहेगा। लेकिन क्या लखीमपुर का कांड अभी बीजेपी को और दुःख पहुँचाता रहेगा 2024 तक, या इसकी समाप्ति समझी जाए? नहीं, अभी तो समाप्त नहीं होने जा रहा है, क्योंकि किसानों के बहुत सारे मुद्दे जो लखीमपुर के इस कांड से भी जुड़े हुए हैं। वो हम लोग जानते हैं कि एमएसपी के मांग पर किसानों का आंदोलन फिर से अभी खड़ा हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ये इशू केंद्रीय रहेगा। लेकिन जहां तक इसकी बात है कि चुनाव में लखीमपुर की सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, इसलिए इसको खारिज मान लिया जाए, मुझे लगता है कि ये कहना लोकतंत्र के लिए एक धब्बा होगा। क्योंकि चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि जो नुमाइंदे इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उनको अदालत में उसको खारिज मान लिया जाए। टेनी के इस्तीफे को लेकर के पहले से भी डिमांड होती रही है, लेकिन विपक्षियों ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए, उस तरह से विरोध करने में शायद वो सक्षम नहीं रहे। हालाँकि वहाँ विरोध करने का मतलब इसलिए नहीं है कि सरकार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके पास मीडिया सारा उनके हिसाब से काम करता है। तो जो विपक्ष के लोग मसलन अभी महँगाई के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसे कितनी जगह मिली ये हम लोग जानते हैं, वो मुद्दा प्रमुख नहीं बन पाया। जबकि बहुत सारे इधर-उधर के मुद्दे अब वो दिखाए जाते हैं टेलीविज़न पर, तो लोगों को हिप्नोटाइज़ करने की लगातार कोशिश वो जारी है पहले की तरह से। और इसलिए टेनी का जो इश्यू है, मुझे लगता है कि अभी बौद्धिक विमर्श का हिस्सा रहेगा या किसान आंदोलन का हिस्सा रहेगा, उसे हम लोग खारिज कतई नहीं मान सकते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई उससे फर्क पड़ने जा रहा है। वो चुनाव के पहले अगर टेनी को नहीं हटा सकते हैं, तो अब तो हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। रविकांत जी, अगर अगर जैसे लक्ष्मण जी ने कहा है कि अगर आपने ऐसा कोई विचार किसी के दिमाग में भर दिया, तो क्या विपक्ष कामयाब हो पा रहा है उस विचार को निकालने में? विपक्ष आपसी लड़ाई में इतना इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि आप उस विचार को, उस विचारधारा को कहाँ रोक पा रहे हो? क्या भविष्य में रोकते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? कोई ऐसी पहल होती है नज़र आ रही है आपको? नहीं, विपक्ष वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही कुछ ऐसा करने में कहीं कोई उसका प्रयत्न दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी को आप देख लें, या केंद्र के अगर हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी को देख लें। वैचारिक लड़ाई के मामले में विपक्ष इस समय न तैयार दिखता है और न ही उसमें वो इच्छा शक्ति दिखती है। हाँ, राहुल गांधी जरूर हिंदुत्व और हिंदू शब्द को लेकर के वो डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एकेडमिक बहस तो हो सकती है और उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। मैं शायद पिछली बहस में ये बात कह रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व बनाम वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को सामने रखे, तो शायद वो ज्यादा बड़ा डिस्कोर्स पैदा कर सकती है। और सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं है, सिर्फ पिछड़ों की राजनीति नहीं है, या सिर्फ आरक्षण की राजनीति नहीं है। मैं सामाजिक न्याय के उस चरित्र को उस पूरे डिस्कोर्स में देखता हूं कि जहां संविधान की मूल भावना वहां उसमें निहित है। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाती है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कामयाब हो सकती है, बजाय इसके वो महंगाई जैसे वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर वो प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को आप देखिए तो यहाँ कोई उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। किसानों के मुद्दे पर वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। चुनाव के बाद उन्होंने जैसे मान लिया है कि अब काम हमारा खत्म हो गया है, अब चुनाव आएगा तो 6 महीने पहले हम फिर से आ जाएंगे। ये जो कमजोरी है विपक्ष की, और इसको मैं उस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए वो तैयारी शुरू कर देते हैं। वो पूरी जो चुनावी मशीन में तब्दील हो गई है पार्टी, उसके सामने अगर आप इंतजार करेंगे और 6 महीने पहले आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप चुनाव जीतने में सफल होंगे या लोगों में वो डिस्कोर्स पैदा कर पाएंगे कि जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी ने सामने
पैदा की हैं, जिस तरह का विभाजन किया है, जिस तरह के लोगों के भीतर वो हिंसक प्रवृत्तियां पैदा की हैं, विभाजन की प्रवृत्तियां पैदा की हैं, उनको आपको निकालने के लिए 24/7 आपको काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उन मुद्दों को उभारना पड़ेगा और उनके कंसर्न से लेकर के उनके अधिकारों को, जैसे 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूं। मताधिकार का जो मसला है, जिस तरह से अब लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं अभी भी नहीं मानता हूं उस बात को, कि राशन के बदले वो वोट पड़ा है। तो ये जो राशन के बदले वोट पड़ा है, तो उसमें लोगों ने अपने मत को बेचा है। आपने कोई नागरिकता बोध पैदा करने की कोशिश नहीं की, मताधिकार की उस ताकत का बोध पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की किसी भी विपक्ष में। तो लोग जाहिर तौर पर वहां चले गए, या अव्वल तो लोग पहुंचे ही नहीं। विपक्ष जिस तरह से दिख रहा था हवा में, वो हवा में ही था, वो जमीन पर नहीं पहुंच रहा था, गांव में नहीं पहुंच रहा था, वो हाशिए पर खड़े हुए व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहा था। आपको लग रहा था कि पश्चिम से जो किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ है, वो पूर्वांचल तक हमको लेकर के जाएगा और विजयश्री दिला देगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चलने वाला है। आपको लगातार वो डिस्कोर्स पैदा करना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, बड़े संगठन खड़े करने होंगे, और तभी आप भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी मशीन का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्तर पर चुनाव नहीं लड़ती। जो अभी लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि वो उसमें वोट काटे गए, इसको लेकर के क्या तैयारी थी विपक्ष की? मुझे तो नहीं लगता। तो आपको चुनाव आयोग की भूमिका से लेकर के मीडिया की भूमिका होते हुए वो प्रशासन जो कर रहा है, और आरएसएस, बीजेपी, इन सब ताकतों से आपको लड़ना है, तो आप हल्के में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसलिए जो आपने सवाल उठाया है कि निश्चित रूप से आपको डिस्कोर्स भी पैदा करना होगा, आपको सीधे मुकाबले में लड़ना भी होगा उन मुद्दों पर, और चुनाव की भी तैयारी करनी होगी। वो सिर्फ ये नहीं है कि आप एक मुद्दे पर खड़े हुए फिर गायब हो गए, इस हिसाब से काम नहीं चलेगा।